बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करेंगे द बेंडर विजुअल मोटर गेस्टॉल्ट टेस्ट की इंटरप्रिटेशन। इसको किस तरह एडमिनिस्टर करना है और किस तरह से हम मैनुअल की मदद से इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इसकी एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने इसका मुकम्मल इंट्रोडक्शन जो है वो शेयर किया है। वो आप इससे पहले अगर देख लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपको इसके ऑब्जेक्टिव और इसकी जो इम्पोर्टेंट सीरियन फीचर्स हैं उनके बारे में अच्छा आइडिया हो जाएगा और फिर इसकी यूटिलिटी को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इसका एक पूरा पैक है उसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और आपने उसको किस तरह से एडमिनिस्टर कराना है। अगर आप देखेंगे तो यू विल हैव अ पैक ऑफ कार्ड्स। ये आपके पास 9 टोटल कार्ड्स हैं जो एक पैक में आपके पास मौजूद होंगे। ये मैं भी आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इंट्रोड्यूस कराने हैं। एंड देन यू हैव अ मैनुअल विद यू। एक मैनुअल इसके अंदर मौजूद है एंड देन अ स्कोरिंग शीट, और इसके साथ ये एक नॉर्म्स की शीट भी इसमें मौजूद है। अब आपने इसको कंडक्ट कैसे करना है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ और इसका ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ। और द इंट्रोडक्शन की कंप्लीट वीडियो मौजूद है जिसे आप ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। एक्चुअली बेंडर विजुअल मोटर गेस्टॉल्ट टेस्ट यूटिलाइज़ किया जाता है या इंट्रोड्यूस कराया जाता है खुसूसन बच्चों की 5 साल से 15 साल तक के बच्चों की ब्रेन फंक्शनिंग के बारे में कि उनकी विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन किस तरह से वर्क कर रही है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये टेस्ट डेवलप किया गया है और इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपका पार्टिसिपेंट है, सब्जेक्ट है, उसको आप कंफर्टेबली अपने सामने बिठा लीजिए और उसके बाद आप उसको इस तरह से एक ब्लैंक शीट जो है ये प्रोवाइड कर दें। एक से ज़्यादा ब्लैंक शीट्स जो है उसके सामने रख दीजिए और इसकी इंस्ट्रक्शंस ये होंगी कि 1 बाय 1 मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। आपने उस कार्ड पे जो भी बनाया हुआ है वो अपनी जो आपके सामने पड़ी हुई शीट है उस पर ड्रॉ करना है। वैसे तो ये कंफर्टेबल टेस्ट है, इसमें आप किसी भी तरह का बच्चे पे स्ट्रेस नहीं देते हैं कि आपने इतने ही टाइम में कंप्लीट करना है, लेकिन वो जितना कंफर्टेबली टाइम ले उतनी देर तक आपने कार्ड को उसके सामने रखना है और जब वो एक कार्ड को बना चुके तो फिर आपने दूसरा कार्ड इंट्रोड्यूस कराना है। इन कार्ड्स के पीछे नंबर्स भी अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो कार्ड है उसके पीछे ए, उसके बाद अगला जो कार्ड है उसके पीछे नंबर 1 लिखा हुआ है एंड इसी तरह से सुऑन नंबर 8 तक के कार्ड हैं। आपने इसी सीक्वेंस में कार्ड इंट्रोड्यूस कराने हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपने इस कार्ड को इस तरह से सामने से दिखाना है। इस तरह यानी यूँ नीचे पे पड़ा हुआ या कहीं हैंग हुआ हुआ इस तरह से आपने प्रेजेंट नहीं करना। पार्टिसिपेंट आपके सामने बैठा है और आपने इस तरह से कार्ड को इंट्रोड्यूस कराना है। आप इस कार्ड को उसके सामने तब तक रखेंगे जब तक कि वो इस ड्राइंग को खुद से जैसे वो समझता है कंप्लीट ना कर ले, और जब वो कहता है कि वो बना चुका है तब आप अगला कार्ड इंट्रोड्यूस करा रहे होंगे। एक और अहम चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं पे भी आपने उसे ये गाइड नहीं करना कि तुमने दूसरी शीट ले लो, ये यहाँ से रेज कर लो, या इसके ऊपर नहीं बनाना या इसके साथ नहीं बनाना। वो चाहे तो एक ही शीट पे तमाम कार्ड्स ड्रॉ कर सकता है, वो चाहे तो एक एक शीट पे एक एक कार्ड ड्रॉ कर सकता है। ये कंप्लीट डिस्क्रिशन जो है वो पार्टिसिपेंट की है। आपने इस पूरे अमल के दौरान किसी तरह की भी जो है वो इंटरप्शन नहीं करनी है। अब ये आप 1 बाय 1 कार्ड उसको शो करवाते जाएंगे। जब आप एक कार्ड दिखा चुकेंगे उसको आप साइड पे रख दीजिए और दूसरा कार्ड प्रेजेंट कर दीजिए, तब तक कि आप तमाम कार्ड उसको दिखा ना लें और आपका जो पार्टिसिपेंट है वो तमाम कार्ड को ड्रॉ ना कर ले। जब वो तमाम कार्ड्स को अपने तरीके से ड्रॉ कर चुकता है तो उसके बाद पार्टिसिपेंट जा सकता है। अब आपने उसकी फर्दर स्कोरिंग करनी होती है। स्कोरिंग करने के लिए आपके पास एक शीट मौजूद है। अगर आप इस शीट को देखें तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे प्रिजर्वेशन है, रोटेशन है या फर्दर डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इन तमाम पॉइंट्स के साथ टोटल स्कोर्स भी लिखे हुए हैं कि अगर इस पॉइंट पे इन कार्ड्स को जज किया जाएगा तो आपने कितने पॉइंट देने हैं, और इसी तरह इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पे जब इन कार्ड को जज किया जाएगा तो टोटल आपने कितने पॉइंट देने हैं। एक और अहम बात की है कि ऐसा नहीं होगा कि आप आउट ऑफ 4 देने हैं और अगर आप उसने हाफ अचीव कर लिया है तो आप यहाँ 2 पॉइंट दे देंगे, ऐसा नहीं है। कंप्लीट हदायत आपके पास मैनुअल में मौजूद है।
पेज नंबर 411। ये सारा मैनुअल वैसे इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर पढ़िए, इससे आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा और आप इस टेस्ट को बहुत अच्छे अंदाज में कंडक्ट कर सकेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स बता रही हूँ। 411 पेज है जिसपे कि स्कोरिंग की गाइडलाइंस मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले रिजर्वेशन है और आपको तमाम इंस्ट्रक्शंस डिटेल्स यहाँ मौजूद हैं कि आपने किस किस कार्ड पे इस रिजर्वेशन के पॉइंट को स्कोर करना है। और इसका होगा ये कि आपको ये जो उन्होंने बताया हुआ है कि डिज़ाइन नंबर 1, इसका मतलब है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 एंड देन कार्ड नंबर 5, 6। ये कार्ड के जो नंबर्स हैं, इनको जब ये गिवन हदायत की रोशनी में आप डिटेल में असेस कर लेंगे तो उसके बाद आप इस पर उनको स्कोर कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये जितनी डिटेल्स दी गई हैं कार्ड नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 6 पे वो तमाम की तमाम ड्राइंग में मौजूद हैं, तो यहाँ प्रिजर्वेशन के सामने आप उसको 4 स्कोर कर देंगे। इसी तरह 1 बाय 1, जैसे अगला पॉइंट है रोटेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि रोटेशन के लिए इवन डिटेल्स मौजूद हैं कि किस तरह की शेप होगी, तो आपने उसको रोटेशन में कंसिडर करना है। ये मुकम्मल तौर पे यहाँ तमाम गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, इनको आपने तफसील से पढ़ना है और जो पैटर्न पार्टिसिपेंट ने बनाए हैं उनके साथ कंपेयर करना है और अकॉर्डिंगली आपने उसको स्कोरिंग शीट पे स्कोर कर देना है। ये अगर आप डिटेल में देखें तो हर एक पॉइंट की पूरी डिस्क्रिप्शन, किस तरह की शेप्स हो सकती हैं, क्या क्या रोटेशन इसमें आ सकती हैं, कहाँ ओवरलैप हुआ है, ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। 1 बाय 1 आपने एक एक पॉइंट को कंसिडर करना है। जो डिज़ाइन नंबर यानी कार्ड नंबर दिया गया है उसके ऊपर उसके साथ रिलेट करना है और अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पॉइंट स्कोर उनको देते जाना है। तो इस तरह से ये आप तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं इनको आप कंप्लीट कर लेंगे और लास्टली फिर आप क्या कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल पहले पे उसको आपने 4 स्कोर दिया, अगर रोटेशन और रिवर्सल इनके ऊपर आपको उस तमाम गिवन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसकी ड्राइंग के अंदर से चीज़ें नहीं मिलती तो आप इसको कोई स्कोर ना करें। और अगर नेक्स्ट पॉइंट पे फुली आप एग्री करते हैं कि जो पॉइंट गिवन थे वो ही इनकॉर्पोरेटेड हैं डिज़ाइन में, तो फिर आप उसको भी स्कोर कर दें। यानी ये नहीं होगा कि यहाँ आपने 4 दिया, यहाँ 2 दे देते हैं और यहाँ 1 दे देते हैं, या आप ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें तो इनकॉर्पोरेटेड हैं तो कुछ पॉइंट दे दें, ऐसा नहीं होगा। या आप 4 देंगे या आप कोई पॉइंट नहीं देंगे। अगर तमाम डिटेल्स मौजूद नहीं हैं, कुछ भी मिसिंग है, तो आप उसको कोई पॉइंट नहीं देंगे। इसी तरह फर्दर आप इन पॉइंट्स पे जज करेंगे। इसमें भी इसी तरह से है कि जिन हदायत की आपको कंप्लीट रिफ्लेक्शन नज़र आती है उनको आप पॉइंट दे दें और जहाँ कुछ चीज़ें आपको मिसिंग लगती हैं वहाँ आप कोई पॉइंट ना दें। और इसी तरह फिर इन पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं और लास्ट पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको ये चीज़ें जो हैं इनकॉर्पोरेट होती नज़र आती हैं। इस तरह से आप इसको स्कोर कर लेंगे और देन फाइनली आप यहाँ उसका टोटल स्कोर लिख लेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 4 and 4 8, 11, 14, 16, 17, 18 एंड 19। यहाँ हमने ट्रायल के तौर पे जो केस कंसल्ट किया है उसके टोटल 19 पॉइंट हैं। अब फर्दर आपने क्या करना है, यहाँ उसका नाम और एज आपने मेंशन कर देनी है और अब आपने उसको नॉर्म्स के साथ नॉर्मेटिव सैम्पल की बेसिस पे आपने उसके स्कोर्स को स्टैंडर्डाइज करना है और आपने देखना है कि एक्चुअली आपका जो एप्लीकेंट है वो कहाँ स्टैंड करता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ एज की रेंजेस मौजूद हैं। एक अहम बात इस सिलसिले में ये भी है कि अगर आप ओवरऑल देखें तो ये 5 साल से 11 साल तक की नॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं। यानी 5 साल से 11 साल तक के बच्चों पे आप ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं उनकी ब्रेन फंक्शनिंग देखने के लिए कि उनके मोटर विजुअल कितनी कोऑर्डिनेशन मौजूद है। इन्होंने इवन मंथ्स को भी कंसिडर किया है। इंस्टेड कि आप सिर्फ ईयर्स को देखें, आपको मंथ्स भी कंसिडर करने होंगे कि कितनी एज है बच्चे की और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी नॉर्म्स जो हैं उनको कंसिडर कर रहे होंगे। ये जैसे आप पहली कैटेगरी देखें तो 5 to 0 मतलब 5 साल से 5.5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए ये आपके पास
नॉर्म्स हैं। अब यहाँ आप देखें कि 2 दफ़ा इसकी नॉर्म्स ली गई हैं, एक 1964 में और दूसरी 1975 में। डेफिनेटली जो मोस्ट रीसेंट हैं हम उन्हीं को कंसल्ट कर रहे होंगे, और जो पुरानी हैं डेफिनेटली वो ऑब्सोलेटेड ही समझी जाती हैं। फर्दर हम ये देखेंगे कि अगली जो कैटेगरी है उसमें भी मंथ्स को कंसिडर किया गया है और उस तरह से बनाए गए हैं। आपने इसमें चेक क्या करना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जो एज थी बच्चे की वो थी 6 इयर्स। अब इसमें उन्होंने आपको जेंडर की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई, आप तमाम जेंडर के लिए यही टेबल यूज़ करेंगे। 6 इयर्स में रॉ स्कोर हमारे पास 19 आया है। अगर आप देखते हैं कि ये 6 इयर्स हैं, 6 to 6 months 6 years and 5 months, तो हम यहाँ पे इसको लोकेट करेंगे। अगर आप देखें तो इसका मीन है 89, जबकि आपके पास स्कोर आया है 19। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि 19 इसका रॉ स्कोर ही आप मीन के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जनरली स्पीकिंग तो हमें ये लग रहा है कि 19 का मतलब है कि अबव एवरेज स्कोर है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अदर वे राउंड है। अगर मीन से ज़्यादा स्कोर किसी पर्सन का आता है तो उसका मतलब है कि उसके ब्रेन फंक्शनिंग में, उसकी विजुअल और मोटर कोऑर्डिनेशन के अंदर एरर्स हैं। ये हेल्दी साइन नहीं है। एवरेज या एवरेज से लो अगर स्कोर है तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा, और अगर एवरेज से अबव स्कोर है तो फिर ये इंडिकेशन है कि उसकी ब्रेन फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम मौजूद है। क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है तो इसकी बेसिस पे हम सिर्फ स्क्रीन कर सकते हैं, और फर्दर फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम दूसरे टेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आप इसको कम्प्लीटली देखिए, और अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चंस हों, आप पूछना चाहें, कोई और डिटेल्स आपके जहन में आए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। सो नाइस ऑफ यू।